पत्नी ये कभी भी नहीं बताएगी कि वो 498 का दुरुपयोग कर रही है, तो उसे किस तरह आइडेंटिफाई करना है। पत्नी ने टोटल 7 लोगों के ऊपर केस किया था, लेकिन इतना कहने से ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 498 की पिटीशन को क्वैश नहीं करने वाला था। पत्नियां क्लेवर ड्राफ्टिंग करवाती हैं, सभी इंसिडेंट्स की डिटेल्स मेंशन कर देती हैं, चाहे वो इंसिडेंट्स हुए हों या नहीं हुए हों। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 498 को लेकर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, एक जजमेंट 10 दिसंबर 2024 को आई है। देखिए, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि किस तरह से पत्नियां, महिलाएं 498 का दुरुपयोग कर रही हैं। जो भी आरोप पत्नी लगा रही है, पत्नी ये कभी भी नहीं बताएगी कि वो 498 का दुरुपयोग कर रही है, उसका मिसयूज कर रही है। ऐसे में कोर्ट की जिम्मेदारी होगी ये देखने के लिए कि क्या पत्नी के लगाए गए एलिगेशन सही हैं। कहीं पत्नी 498 को एक हथियार के रूप में तो इस्तेमाल नहीं कर रही है, जिससे कि वो पति को आर्म ट्विस्ट कर सके और अपना बदला ले सके या अपनी टर्म्स एंड कंडीशन उनसे मनवा सके। देखिए, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन को सामने रखा, जिन्हें जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि इससे एक दिन पहले ही यानी कि 9 दिसंबर 2024 को पूरे देश ने अतुल सुभाष को देखा, उनके वीडियो को देखा, उनकी कुर्बानी को देखा। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर एक पत्नी अपने पति को या अपने इन-लॉज को फंसाने के लिए एलिगेशन लगाती है, तो उसे किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि वो कानून का दुरुपयोग है, कि वो कानून को अब्यूज किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, केवल बदले की भावना से केस किया गया है और ऐसे केस को चलने की जरूरत नहीं है, उसे क्वैश होना ही पड़ेगा, 498 को खत्म करना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कैसे पहुंचा है, इसे भी जान लेते हैं। देखिए, पति पत्नी की शादी होती है 2015 में, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होती है और शादी से उनके 2 बच्चे भी होते हैं। लेकिन शादी के बाद पत्नी अपने पति और इन-लॉज के ऊपर 498 का केस फाइल कर देती है, साथ में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का भी। देखिए, पत्नी आरोप लगाती है कि उसके पिता ने शादी में 10 लाख रुपए पति और उसके परिवार वालों को दिए, साथ ही 10 तोला सोना भी दिया। इसके अलावा अन्य कस्टमरी गिफ्ट्स या और जो भी चीजें होती हैं वो शादी में खर्च करी। शादी में 5 लाख का खर्चा किया। लेकिन इन सब के बावजूद पत्नी जब अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर उसे कम दहेज लाने के लिए या और ज्यादा दहेज लाने के लिए तंग किया गया। उसके ऊपर फिजिकल और मेंटल क्रूएल्टी की गई और इस करके पत्नी के द्वारा पति और इन-लॉज में मैं आपको बता दूं कि किन किन का नाम था। पत्नी ने टोटल 7 लोगों के ऊपर केस किया था, जिसमें पहले थे पति, उसके बाद थे उसके सास और ससुर, 3 सिस्टर इन लॉ और 1 ब्रदर इन लॉ। तो इस तरह से 7 लोगों पर पत्नी ने 498A और 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का केस किया। देखिए, इसके बाद जैसे ही FIR दर्ज होती है तो पति और उसके परिवार वालों के द्वारा FIR को खत्म करवाने के लिए, FIR को क्वैश करवाने के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन फाइल की जाती है। लेकिन तेलंगाना हाई कोर्ट पति पक्ष को किसी भी तरह की कोई राहत नहीं देता है। तेलंगाना हाई कोर्ट का मानना था कि पत्नी के द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं उससे प्राइमा फेसी केस बनता है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने पति पक्ष की क्वैशिंग पिटीशन को डिसमिस कर दिया और केस को चलाने के आदेश दिए। देखिए, इसके बाद पुलिस ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में चालान फाइल कर दिया। चालान के बेसिस पर पति पक्ष के ऊपर चार्जेस फ्रेम किए गए, जिसमें वही चार्जेस थे 498A और 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। इसके बाद पति पक्ष के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन फाइल की गई कि पत्नी के द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं, प्राइमा फेसी केस नहीं बनता है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मामला आया तो पति पक्ष ने बताया कि पत्नी ने जितने भी आरोप लगाए हैं वो सभी झूठे हैं, गलत हैं, मनगढ़ंत हैं। लेकिन इतना कहने से ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 498A की पिटीशन को क्वैश नहीं करने वाला था। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पति ने बताया कि उसकी पत्नी बिना बताए उसका घर छोड़कर चली जाती थी, कोई उसका अता पता नहीं होता था और जब वो नहीं मिलती थी तो अल्टीमेटली एक बारी पति ने अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए
पुलिस में कंप्लेंट भी फाइल करी। पति ने उसकी पूरी डिटेल्स दी, साथ में उसकी कॉपी भी लगाई। और जब पुलिस के पास कंप्लेंट गई, पुलिस ने अपनी उसको ढूंढने की कोशिश करी तो पत्नी किसी गैर मर्द के साथ किसी स्थान पर मिली। और जब पत्नी पकड़ी गई तो पत्नी ने उस कंप्लेंट को खत्म करवाने के लिए अपनी स्टेटमेंट दी कि वो अपनी मर्जी से बिना बताए पति का घर छोड़कर इस पर्टिकुलर बंदे के साथ रह रही थी। वो अपनी गलती मानती है, लेकिन अब वो ऐसे आगे नहीं करेगी। वो कभी भी बिना बताए अपने पति का घर छोड़कर नहीं जाएगी। पत्नी ने ये भी बताया कि अब वो अपने पति को किसी भी तरह से परेशान नहीं करेगी और अपने ससुराल में सही तरीके से रहेगी। इतना कह करके पत्नी ने उस कंप्लेंट से अपना पीछा छुड़वाया। दोस्तों, इसके कुछ दिनों के बाद पत्नी फिर से बिना बताए अपने पति का घर छोड़कर चली गई। और ये वो टाइम था जब पति ने डिसाइड कर लिया कि वो अब अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता है, उसे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए। पति पत्नी से तलाक लेने के लिए लीगल प्रोसीडिंग शुरू करता है और पत्नी को डाइवोर्स का नोटिस भेजता है। जैसे ही पत्नी को डाइवोर्स का नोटिस मिलता है, वैसे ही पत्नी पति और उसके परिवार वालों पर 498 का झूठा केस, झूठी कंप्लेंट फाइल कर देती है और उसमें आरोप लगा देती है कि पति और उसके परिवार वाले उसे दहेज के लिए फिजिकली और मेंटली परेशान कर रहे थे, उस पर टॉर्चर कर रहे थे। दोस्तों, पति ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि पत्नी ने न केवल उसे यानी कि पति को पार्टी बनाया, बल्कि उसके माता पिता, सिस्टर इन लॉज और ब्रदर इन लॉ को भी पार्टी बना दिया, जबकि उनका किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस उनके परिवार में नहीं था। और वो सभी पति पत्नी से अलग रहते थे, लेकिन फिर भी केवल उन्हें परेशान करने के लिए, केवल बदले की भावना से उनके ऊपर भी केस कर दिया गया। तो पति का कहना था कि ये केस बिल्कुल ही फर्जी है, एक काउंटर ब्लास्ट है, एक रिटेलिएशन है, क्योंकि पति ने डाइवोर्स का केस फाइल किया। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति पत्नी की बहस सुनने के बाद इस केस में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन करी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि पत्नी कानून का दुरुपयोग कर रही है, उसे एक वेपन की तरह यूज कर रही है, केवल बदला लेने के लिए, अपनी भड़ास निकालने के लिए उन्हें फंसा रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि पत्नी ने जितने भी एलिगेशन पति या उसके परिवार वालों पर लगाए थे, वो बहुत ही वेग थे और जनरल थे, यानी कि सामान्य थे। पत्नी ने किसी भी तरह की कोई स्पेसिफिक डिटेल्स मेंशन नहीं करी थी, कहीं भी कोई इंसिडेंट की कोई डेट, टाइम, ईयर मेंशन नहीं किया था, उस इंसिडेंट का कोई कंटेक्स्ट नहीं था। एक अम्ब्रेला के तौर पर सभी के ऊपर एलिगेशन लगा दिए गए थे, लेकिन किसका क्या स्पेसिफिक रोल है, क्या किसने कोई इंसिडेंट किया है, किस तरह किया है, किस कंटेक्स्ट में किया है, किस मैनर में किया है, कोई भी डिटेल्स मेंशन नहीं थी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि पत्नी ने उनके ऊपर भी आरोप लगा दिए हैं जो उस घर में रहते ही नहीं थे, यानी कि कानून का दुरुपयोग किया है, जो कि नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर और कंप्लेंट की टाइमिंग और कंटेक्स्ट के बारे में भी बात करी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि पति ने बताया था, पति के द्वारा डाइवोर्स का नोटिस भेजने के बाद ही पत्नी ने 498 की लिटिगेशन को शुरू किया। इससे ये पता लगता है कि पत्नी ने जो भी किया वो एक काउंटर ब्लास्ट करने के लिए 498 का केस किया, बदले की भावना से रिटेलिएशन के तौर पर 498 का केस किया। तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से 498 का दुरुपयोग किया जाता है। जब पत्नी की कोई बात नहीं मानी जाती, जब पत्नी को उसके हिसाब से काम नहीं करने दिए जाते, उसको उसकी गलत फ्रीडम से रोका जाता है, तब भी पत्नी 498 का केस कर देती है। और उसकी कोशिश होती है कि पति तो है ही, पति के परिवार वालों को भी इसमें फंसाया जाए, ताकि उनकी ज्यादा से ज्यादा हरेसमेंट हो, उन्हें अरेस्ट किया जा सके और लिटिगेशन के जाल में फंसा दिया जाए, जिस तरह से अतुल सुभाष फंस चुका था। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि पत्नी जैसे मर्जी आरोप लगा ले, पत्नी जितने मर्जी गंभीर या सीरियस आरोप लगा दे, लेकिन उनमें किसी भी तरह की अगर कोई स्पेसिफिक डिटेल्स मेंशन नहीं है, सभी आरोप जर्नल हैं, वेग हैं, तो वो किसी भी तरह से पति को या उसके परिवार वालों को इफेक्ट नहीं कर पाएंगे और ऐसे केसेस खत्म होने बेहद ही जरूरी हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि आज की डेट में इन्हीं जजमेंट्स को पढ़ करके पत्नियां ऐसे ऐसे केस डाल रही हैं जहां पर फैक्ट्स तो झूठे हैं उनके, लेकिन क्योंकि उनको पता है कि स्पेसिफिक डिटेल्स मेंशन नहीं करेंगे तो केस आगे नहीं चलेगा। इसका सबसे बेहतर एग्जांपल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आज पत्नियां
क्लेवर ड्राफ्टिंग करवाती हैं, सभी इंसिडेंट्स की डिटेल्स मेंशन कर देती हैं, चाहे वो इंसिडेंट्स हुए हों या नहीं हुए हों। तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में भी और इस केस में भी कोर्ट्स के ऊपर जिम्मेदारी डाली है कि कोर्ट्स ऐसे केसेस को अच्छी तरह स्क्रूटनाइज करें, उन्हें गंभीरता से ऑब्जर्व करें, देखें, एलिगेशंस को ऑब्जर्व करें और ये जानने की कोशिश करें कि एलिगेशंस में कोई सच्चाई है या नहीं है। और वो ऑब्जर्वेशन केवल और केवल एलिगेशंस की नेचर से ही पता लगेगा कि एलिगेशंस जनरल हैं या वेग हैं या कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो एक बहुत ही गलत ट्रेंड शुरू हो चुका है, इसको रोकना बेहद ही जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जो नीचे वाली कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं, ट्रायल कोर्ट हैं, उन्हें भी ये देखना होगा और ऐसे केसेस के मिसयूज को रोकना होगा। और 498 के जहां भी मिसयूज हो रहे हैं उन्हें खत्म करना बेहद जरूरी है, ताकि हमारे बीच में और अतुल सुभाष ना हो, ऐसे और इंसिडेंट ना हो। तो दोस्तों, ये था केस आपको समझाने के लिए। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।